Assalamualaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. In this video we will discuss about particulate matter. So let's get started. इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर का। हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक सॉलिड और लिक्विड मैटर सस्पेंडेड इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। कोई भी माइक्रोस्कोपिक सॉलिड या फिर लिक्विड मैटर जो कि सस्पेंड होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। सोर्सेज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर की अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि ये मैटर आता कहाँ से है, तो हम कह सकते हैं इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास जैसे पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, स्पोर्स, बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। मैन मेड सोर्सेज में इंडस्ट्रीज से अगर कोई आ रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, थर्मल पावर प्लांट्स आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, फोसिल फ्यूल बर्निंग, माइनिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। दीज आर बेसिकली द सोर्सेज ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट थिंग इज वेराइटी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स। अब जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उसमें वेराइटी के बहुत सारी वेराइटी के पार्टिकल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि वेरियस पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं उसमें एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स भी हो सकते हैं। वो एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स बेसिकली क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। पोल्यूटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि 0.001 टू 10 माइक्रोमीटर रेंज के होते हैं और वो मोस्टली सस्पेंड होते हैं एयर के अंदर। और ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, नियर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स और हाईवेज के करीब इस तरह के पार्टिकल्स हो जाते हैं। उसमें अब जो पार्टिकुलेट मैटर उसमें बहुत स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ लार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल ओरिजिन के पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरियल स्पोर वगैरह हो सकते हैं। तो जो हमारा पार्टिकुलेट, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके अंदर वेराइटी ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंपोजिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। अगर हम बात करें कि एक तरफ एक शहर है और एक तरफ गांव है, अब शहर में जो पार्टिकुलेट मैटर होंगे और जो गांव में पार्टिकुलेट मैटर होंगे, दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट होगी। सो बेसिकली जो कंपोजिशन होती है पार्टिकुलेट मैटर की, वो डिपेंड करता है उसके सोर्सेज पे। अब गांव में और शहर में पार्टिकुलेट मैटर के डिफरेंस की कंपोजिशन डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि सोर्सेज अलग अलग होंगे। सो इस बेसिस के ऊपर हम पार्टिकुलेट मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। Number 1 is wind blown mineral dust. Number 2 is sea salt. Number 3 is secondary particles and number 4 organic matter. सबसे पहले अगर हम देखें wind blown mineral dust है। wind blown mineral dust बेसिकली इसमें हम कहेंगे कि जो wind से मटेरियल, wind से जो dust हम कह सकते हैं कि मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसमें ये वाले wind blown mineral dust आ जाएगी जो विंड के थ्रू मूव करती है। अब इसमें ये जो डस्ट होती है विंड ब्लोन मिनरल डस्ट, ये बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके अंदर मिनरल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं और कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि अर्थ क्रस्ट से ब्लो किया हो, कोई भी ऐसा मटेरियल वो हो सकते हैं। विंड ब्लोन मिनरल डस्ट में मींस कोई भी डस्ट वगैरह, सॉइल पार्टिकल्स हो जाएंगे, मिनरल के ऑक्साइड्स वगैरह, मिनरल से, तो इसमें वो चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद हम कहते हैं दिस पार्टिकुलेट इज लाइट एब्जॉर्बिंग। अब जो ये जो विंड ब्लोन मिनरल डस्ट होती है, मींस जो इस तरह का पार्टिकुलेट मैटर होता है वो लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, मोस्टली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज नंबर 2 सी सॉल्ट। सी सॉल्ट बेसिकली जब ओशन और सीज के अंदर जब इवापोरेशन होती है, वाटर जब इवापोरेट करता है, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स जब बेसिकली इवापोरेट कर जाते हैं, तो अब वाटर बीच में से जब खत्म हो जाएगा, इवापोरेशन हो गई, मीन वाटर जो होती है इवापोरेशन, उसमें वाटर जब ऊपर आ जाएगा, तो जब वाटर एयर के अंदर मॉइस्चर के तौर पर प्रेजेंट होता है, जब उसके बाद वाटर भी खत्म हो जाएगा तो बीच में क्या बचेगा, सॉल्ट।
सोडियम क्लोराइड। तो मेनली जो सी सॉल्ट के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, यानी कि अगर हम देखें कि एक जगह पे समंदर है तो उस जगह पे जो पार्टिकुलेट मैटर होगा वो बेसिकली उसके अंदर मेन जो कंस्टिट्यूएंट होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड का, बिकॉज वो सॉल्ट होगा। उसके बाद कहते हैं कि डिपेंड करता है सी की जो कंपोजिशन होगी उसके ऊपर भी, जैसे कि कहीं सी के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह भी होंगे। सो जो सी सॉल्ट के पार्टिकुलेट मैटर होंगे, सी सॉल्ट जहाँ पे समंदर वगैरह होंगे उसके करीब जो पार्टिकुलेट मैटर होंगे उनमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे, मीन्स उनकी कंपोजिशन ऐसी होगी। नेक्स्ट नंबर थर्ड इज सेकेंडरी पार्टिकल्स। सेकेंडरी पार्टिकल्स बेसिकली जो इस तरह के पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी गैसेस, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉक्स इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, this is basically H2SO4 and nitric acid। अब हम कहेंगे सेकेंडरी पार्टिकल्स मोस्टली ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नोक्स है, अब इनका जो सोर्स है वो मैन मेड सोर्स भी हो सकता है और नेचुरल सोर्स से भी ये निकल सकते हैं। सो जो सेकेंडरी पार्टिकल्स होते हैं वो इनकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और नोक्स की अमाउंट ज्यादा होगी वहां पर सेकेंडरी पार्टिकल्स यानी कि H2SO4 और निट्रिक एसिड वगैरह पाए जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया प्रेजेंट होगा तो देन दे टेक द फॉर्म ऑफ अमोनियम सॉल्ट, दैट इज अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। एंड इन द एब्सेंस ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया एब्सेंट होगा तो ये एसिड की फॉर्म में आ जाएंगे। मीन्स अगर अमोनिया प्रेजेंट हुआ उस जगह पे जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स हैं तो ये अमोनिया मीन्स सॉल्ट की फॉर्म ले लेंगे, जैसे कि अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट पाए जाएंगे। और अगर अमोनिया एब्सेंट हुआ देन दे विल टेक द फॉर्म ऑफ एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड। तो इनकी जो मर्जी फॉर्म हो, बोथ फॉर्म्स आर डेंजरस। एंड इसके बारे में हम ये कहते हैं दिस पार्टिकुलेट इज लाइट स्कैटरिंग। जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है वो लाइट एब्जॉर्बिंग था और दिस इज लाइट स्कैटरिंग, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड आ जाए वो लाइट स्कैटरिंग होते हैं। These particulate matters are basically light scattering. So number fourth is organic matter, ऐसे particulate matter जिनमें organic matter ज्यादा होता है। अब हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हम कहते हैं प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। जो सेकेंडरी बेसिकली होंगे ये बनेंगे फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके सोर्स अगर हम देखें बायोजेनिक भी हो सकते हैं, मीन्स नेचुरल भी हो सकते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड भी हो सकते हैं। और इस तरह के जो पार्टिकुलेट मैटर होता है दिस इज बेसिकली लाइट एब्जॉर्बिंग प्लस स्कैटरिंग, मीन्स इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज, लाइट एब्जॉर्ब भी कर सकता है और लाइट की स्कैटरिंग भी हो सकती है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एलिमेंटल कार्बन। ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ही आता है। एलिमेंटल कार्बन जिसको हम ब्लैक सूट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट एरोसोल टाइप, और ये स्ट्रॉन्गली लाइट एब्जॉर्बिंग होती है। मीन्स ऑर्गेनिक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ब्लैक सूट ज्यादा आ जाएगा, उसकी लाइट एब्जॉर्बिंग जो एबिलिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद एक सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स होते हैं लाइक टाइनी तार बाल्स जिनको हम कहते हैं, ये बनते हैं फ्रॉम कंबस्शन प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। ये भी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ही आ जाते हैं, और ये जो टाइनी तार बाल्स होते हैं दीज आर बेसिकली डेंजरस टू हेल्थ। केमिकल कंपोजिशन, अभी हमने सारे पार्टिकुलेट मैटर की केमिकल कंपोजिशन देखी कि कौन से एरिया में किस तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, किस तरह का पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसकी कंपोजिशन कैसी होगी। तो हम कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ एरोसोल्स, क्यों हम केमिकल कंपोजिशन बेसिकली देख रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन जो पार्टिकुलेट मैटर की होती है वो क्यों नेसेसरी होती है इन दिस सेंस। तो हम कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ एरोसोल डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ इट इंटरैक्ट्स विद द सोलर रेडिएशन। केमिकल कंपोजिशन बेसिकली ये बताती है कि स्पेसिफिक पार्टिकुलेट मैटर किस तरीके से रिएक्ट करेगा सोलर रेडिएशंस के साथ। जैसे हमने देखा कि कुछ लाइट स्कैटरिंग है, कुछ लाइट एब्जॉर्बिंग है। अब ये क्यों इफेक्ट करता है कि किस तरह से इंटरेक्शन होगी सोलर रेडिएशन के, हम कहते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन होती है पार्टिकुलेट मैटर की वो बेसिकली चेंज कर देती है ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर।
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्दर डिटर्मिन करता है कि हाउ मच लाइट इज स्कैटर्ड एंड एब्जॉर्ब। और दूसरी चीज ये होती है कि जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो जनरली काज करती है विजुअल इफेक्ट्स भी। सही, तो हमने ये देखा कि केमिकल कंपोजिशन इस वजह से जरूरी है, वो क्या करते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताती है कि कितनी लाइट स्कैटर होगी और कितनी एब्जॉर्ब होगी। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देती है। तो जिस जगह पे पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा होगा, इट मीन्स कि वहां पे जो नेचुरल एक लाइट के आने का प्रोसेस है वो कम या ज्यादा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि डिफरेंट जगह से डिफरेंट पार्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के पार्टिकुलेट मैटर हो सकते हैं, वेराइटी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं। और कहीं जगह पे जैसे ये ह्यूमन है, इसमें डायरेक्ट इनहेलेशन हो रही है। प्लांट्स वगैरह भी इसको अपटेक कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर बेसिकली इसमें शो किए गए हैं।